Good morning students. In 103 what will we do? Today we will go through दलित साहित्य जो हम ऑलरेडी 102 में कर रहे हैं. दलित साहित्य हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम शुरू कर रहे हैं. दलित वॉइसेस 5th यूनिट है आपका. होप आपने बुक्स ले ली होंगी, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन जो है वो ट्रांसलेशन मेथड से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और चैप्टर समझने में आपको कन्वीनियंट रहे. तो व्हाट वी वर डूइंग इन 102 वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 2 चैप्टर्स डीलिंग विद दलित सोसाइटी जो था वो दलित वॉइसेस से ही रिलेटेड था एक तरह से. दोनों चैप्टर्स जो थे, वन डेल्ट विद दुखी, इट वॉज डिलीवरेंस, अदर वन जूठन हम लोगों ने किया है. तो वी हैव जस्ट स्टडीड, उसका एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी का जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है. तो हमें ये पता लगा है कि किस तरह की सोसाइटी थी और किस तरह वो कितने रिसेप्टिव थे वो दलित लोगों के लिए, या किस तरह का जीवन जीने के लिए उन लोगों को मजबूर किया जाता था. सो व्हाट विल वी डू, वील जस्ट गो थ्रू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट दलित साहित्य कि किस तरह से उनका जो है वो मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ इक्वल राइट्स के लिए. क्योंकि अभी तक हमने एक एस्पेक्ट देखा है कि दे आर गिवन राइट्स, एक एस्पेक्ट देखा है दे वर नॉट गिवन राइट्स. जो हम लोगों ने डिलीवरेंस पढ़ा, हम लोगों ने ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट पढ़ा जूठन का, तो क्या था वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी चीज़ें. देवर कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर वो चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन पीपल वर नॉट फॉलोइंग. लोग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देख लो, चाहे वो रेंटल दे रहे थे, अगर आप जूठन को कभी डिटेल में पढ़ोगे, चाहे वो जॉब का कंसेप्ट था, चाहे वो मैरिज का कंसेप्ट था, तो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर विच नीडेड टू बी सेटल्ड देन. उस वक्त की बात है. आज कंसेप्ट और है. अब वो वक्त हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ या कहाँ से शुरू हुआ. वो सारी की सारी डिटेल जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको मिलेगी. एलिनर जेलिट का है ये, इन प्रोफेसर of history at the University of Minnesota, USA, with social and cultural history as her areas of special interest. उनके special interest के areas कौन से थे? Social and cultural history. She has worked and published extensively on Dalit movements. उन्होंने दलित मूवमेंट्स के ऊपर जो एलिनर जेलिट ने बहुत कुछ लिखा, इंक्लूडिंग दलित एंड बुद्धिस्ट कन्वर्जन्स फ्रॉम अनटचेबल टू दलित इज़ वन ऑफ हर वेल नोन बुक्स. Fine, let us start a very chapter historical background. Dalit Sahitya. Dalit means who were oppressed, who were tortured, who were victims. जिन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था. In simple language, movement. The Dalit Sahitya movement, where did it start? It started in Maharashtra. Seems to be unique. It was a unique movement, अलग सी movement थी. Not in the phenomenon of former untouchables writing literature. और इनका पुराने अनटचेबल से जो लिटरेचर लिख रहे थे अनटचेबल्स, उनसे कोई लेना देना नहीं था. बट इन द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, अब वो फोकस कर रहे थे क्वालिटी ऑफ राइटिंग पे, इट्स वैरायटी, इस एस्थेटिक कंसिडरेशन जो इसका सौंदर्य शास्त्र जो हमें अपील करता है, इट्स सेंस ऑफ बीइंग अ मूवमेंट, और इसको उन्हें एक आंदोलन के रूप में जो वो लाना था. इट्स टाई टू सोशल एक्शन, सामाजिक एक्शन में इसका बंधन, एंड द सीरियस अटेंशन इट रिसीव्स एज अ स्कूल विद इन द मराठी लिटरेरी ट्रेडिशंस. और मराठी लिटरेरी ट्रेडिशन में इसका एक जगह बनानी ज़रूरी थी दलित साहित्य की, उसके लिए वो लोग संघर्ष कर रहे थे. जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया, व्हेन रामायणा का जो वर्जन था वो चेंज हो के आया, चंद्रवती रामायण आया, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये कहा कि फीमेल ने आधा लिखा है, राम को इग्नोर किया है, सीता को ज़्यादा जो है वेटेज दी है, जबकि राम वो जो राम राज्य की कल्पना थी उसके ऊपर फोकस था जो पुरानी रामायण थी. लेकिन उस लेडी ने क्या किया, उसने एक चेंज्ड वर्जन रामायण का दिया. उसने उस इंसान के बारे में बताया जो पूरी रामायण में, पूरी की पूरी रामायण में साथ रहती है, लेकिन जिसकी मन की भावनाओं को, उसको क्या समझती है, क्या सोचती है, क्या उसको तकलीफ़ है, क्या दुख है, और किस तरह की ज़िंदगी वो जीना चाहती थी, किस तरह वो लास्ट में जो है शी डिसाइड्स टू गो बैक टू द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर शी हैड कम. तो वो सारी चीज़ें जो है बताएगी. अब मैन फोक ने क्या कहा, पहले कहा इनकम्प्लीट टेक्स्ट है, फिर उसको पब्लिश नहीं होने दिया, डिले करवाते रहे. सेम वॉज द केस विद दलित साहित्य का भी उसी तरह से था. साहित्य वॉज रिटन, लिटरेचर वॉज बीइंग रिटन, लिटरेचर लिखा जा रहा था, लेकिन उसको पब्लिश किससे करवाना, पब्लिश करवाने का तो कोई सोर्स ही नहीं था. सो parallel movements in Dalit writing have now appeared in the neighboring states of Karnataka. एक्चुअल मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू हुई, फिर पैरेलल मूवमेंट जो है वो कर्नाटका में शुरू हुई, गुजरात में शुरू हुई, एंड दलित साहित्य में समडे बी एन ऑल इंडिया मूवमेंट.
और ये माना जाने लगा कि किस दिन ये पूरे भारत में ये मूवमेंट जो वो शुरू होगा। द मीनिंग ऑफ दलित इन हिंदी एंड मराठी इज़ ग्राउंड डाउन, डिप्रेस्ड। और जो दलित का मीनिंग है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ द पीपल हु आर विक्टिम्स, और वी कैन से ग्राउंड डाउन, क्रस्ट हैं, प्रताड़ित हैं, इट मीन्स दलित। एंड नाउ इज़ यूज्ड बाय पॉलिटिसाइज्ड अनटचेबल्स इन प्रेफरेंस टू एनी अदर डेजिग्नेशन। लेकिन आज जो पॉलिटिकली जो लोग हैं वो इसको किसी और कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। द टर्म इज़ वन ऑफ प्राइड, अनटचेबल्स हैव बीन ओप्रेस्ड बाय अदर्स। जो टर्म है उसमें क्या बताया गया है कि अनटचेबल जो अछूत लोग थे वो दूसरों के द्वारा प्रताड़ित हैं। देयर इज़ नथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद देम, लेकिन उनके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। देयर इंसिस्टेंस ऑन द यूज़ ऑफ दलित हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली। दलित शब्द के ऊपर जो उनका फोकस था उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैव इशूड ऑर्डर्स कि द दलित टर्म बी द टर्म यूज्ड, कि दलित टर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। 3 गवर्नमेंट्स ने ऑर्डर दिए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी ने, रादर देन हरिजन, शेड्यूल कास्ट, हरिजन और अनटचेबल के बजाय दलित वर्ड जो है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। दलित क्रिएटिविटी, अब वही चीज़ आ गई। अगर सीता के पैंग्स को, सीता की तकलीफ़ को, सीता के दुखों को चंद्रवती ने फील किया और सीता ने फील किया, ना तो मुनि वशिष्ठ ने फील किया, ना तुलसीदास ने फील किया, क्योंकि वो पुरुष थे, वो उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाए। उनको एक फोकस दिखा, रामा के ऊपर उन्होंने अपना फोकस रखा। उर्मिला के दुख को भी कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि कोई फीमेल ऑथर थोड़ी ना थी जो समझती, ठीक है। तो वही चीज़ दलित के साथ भी हुई कि जो दलितों का जो दुख थी, तकलीफ़ था, वो कौन देख पाया? जिसने भुगता था, जो सफ़रर थे। अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन कभी डिटेल में पढ़ोगे या मुल्क राज आनंद का अनटचेबल कभी पढ़ोगे, कभी समरी पढ़ के देखना गूगल पे डाल के, यू विल कम टू नो देयर पेन्स। वो दुख पता चलेगा जो उन्होंने भुगता है। कैसा फील होता है जब सामने से आने वाला इंसान आपको बोलता है चलो साइड पे हो जाओ, मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा। दुखी की जगह खुद को रख के देखो कि क्या फ़ील आता है कि और विदाउट फूड, और अंदर जो है वो अच्छे से खाना बना के लोग खा रहे हैं। इतना बुरा तो हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते, बैगर के साथ भी ट्रीटमेंट नहीं होता। So this was a literature which clearly reflected the inner feelings of the people who actually suffered. It's fine. Dalit creativity in its all phases is closely tied to the movement begun by the Mahar caste. Mahar caste ने जो था वो क्या शुरू किया, एक मूवमेंट शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया, और दलित क्रिएटिविटी जो है उसके साथ एसोसिएटेड रही बिफोर द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के बदलने से पहले। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आ गया नाम अब, केम टू डोमिनेट दिस मूवमेंट इन 1920s। 1920 के आसपास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस मूवमेंट को जो है वो आगे लाया। एंड इट्स करंट अचीवमेंट्स एंड स्टैंड्स, और इसकी अचीवमेंट्स और इसके रोल पे फोकस किया, as well as the predominantly Buddhist belief of the movement's members are due to his shaping। और साथ साथ उन्होंने बुद्धिस्ट जो बिलीफ था उसको भी फेवर किया कि वो लोग भी इसके साथ जुड़े। द माहर्स अ लार्ज मराठी स्पीकिंग कास्ट, नाउ 80% बुद्धिस्ट। अब क्या हुआ, सम ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल दे टर्न टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। आज भी कन्वर्जन्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं। सम ऑफ द पीपल दे टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म की तरफ वो लोग चले गए, बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध के फॉलोअर बन गए। द माहर्स, माहर जो एक कम्युनिटी थी, अ लार्ज मराठी स्पीकिंग कास्ट, मराठी बोलने वाली कास्ट। नाउ 80% बुद्धिस्ट एंड डिस्क्लेमिंग कास्ट। अब उसमें से 80% लोग बुद्धिस्ट बन चुके हैं। दे हैड अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ इन्फीरियर विलेज सर्वेंट। उनको एक इन्फीरियर विलेज सर्वेंट का रोल दिया जाता था। गाँव में किसी का काम होता था फ्री का तो चलो उनको बुला लो, इस तरह से रहता था। एज द ब्रिटिश कॉल्ड देम, ब्रिटिशर्स ने भी उस चीज़ को कंटिन्यू किया। दे कंस्टिट्यूटेड अबाउट 9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मराठी स्पीकिंग एरिया इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में वो 9% जो एरिया है वो कवर करते थे। एंड आर फाउंड इन एवरी विलेज थ्रू आउट महाराष्ट्र, और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में जो माहर कास्ट के लोग हैं वो मिलते हैं। द ट्रेडिशनल वर्क वॉज टू सर्व द विलेज एज वॉचमैन। ट्रेडिशनल वर्क क्या था, एक वॉचमैन या क्या बोल सकते हो उसको, एक चौकीदार के रूप में उनका काम होता था। रिमूवर्स ऑफ डेड कैटल को वो रिमूव करते थे, चौकीदारी करते थे। मैसेंजर्स होते थे, यानी कि मैसेज देते थे। ऑल पर्पज सर्वेंट बट विद वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़।
वो सारा काम करते थे लेकिन ड्यूटीज़ उनकी हाईली रिस्पॉन्सिबल होती थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी, लॉकडाउन का मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर हमारे सफाई वाले अगर छुट्टी पे हो जाते, लॉकडाउन में वी हैड बीन कन्फाइंड टू आवर होम्स, तो 2 दिन के बाद कितनी बुरी हालत होती है, नोवेल। तो दीज पीपल दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये लोग छुट्टी नहीं लेते। सो दे ऑल्सो वर ट्रेडिशनली सिंगर्स, वो सिंगर्स भी थे, डांसर्स थे, कमेडियंस, ड्रामर्स ऑफ द फोक ड्रामा, तमाशा दिखाते थे वो लोग। तो अलॉन्ग विद अदर अनटचेबल कास्ट इन द एरिया, मांग्स एंड चंबार्स, द वेल एंड टेम्पल्स वर क्लोज टू देम। जैसे और अनटचेबल कास्ट के लिए जो कुएँ थे वो बंद होते थे। मैंने पहले भी बताया था, जिसे हमने डिलीवरेंस में देखा है कि अपर कास्ट वालों का कुआँ अलग और लोअर वालों का अलग होता था। अपर कास्ट वालों का साफ एरिया में और लोअर कास्ट वालों का जो गंदे से एरिया में कुआँ रहता था। और दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल्स एंड देयर लिविंग क्वार्टर्स वर रिमूव फ्रॉम द विलेज प्रॉपर, और उनके जो रहने की जगह थी वो गांव से दूर होती थी। बिफोर द 19th सेंचुरी द ओनली रिकवर्ड वॉइस ऑफ माहर वॉज दैट ऑफ चोखे माला, जो थे चौके माला मेला, उनकी जो एक वॉइस थी, ही रोज इज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई इन फेवर ऑफ माहर्स 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी से पहले। ही वॉज अ 14th सेंचुरी पोइट सेंट विद इन द डिवोशनल रिलीजियस ट्रेडिशन कॉल्ड भक्ति। भक्ति काल में आपको इनका रेफरेंस मिलेगा जब हम भक्ति और सूफी काल का करेंगे, हमारे इन बिगिनिंग के चैप्टर्स हैं। तो वहाँ पे जो चोखे माला की जो एक स्टेटमेंट थी, ही वॉज अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स 14th सेंचुरी में। अब वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी नाउ। Although beloved by other poet saints, चोखे मेला lived as a traditional village mahar। वो विलेज महार का काम करते थे, यानी कि जो जो काम उनसे करवाए जाते थे वो सारे काम करते थे। बट ही वॉज अ सेंट पोइट ऑल्सो। ऑल्दो मैनी ऑफ चोखेमालास पोइम सिंग ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, विट्ठल, विट्ठल भगवान के गुण गाते हैं, मीनिंग ऑफ डिवोशन, और उनके लिए समर्पित हैं। सम डू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और कुछ पोइम्स में उन्होंने अछूत वाला जो कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट भी उन्होंने पोइम्स में लिखा है। अदर्स एक्नॉलेज सोशल इन्फीरियरिटी, कईयों में उन्होंने सामाजिक भेदभाव को बताया। एंड फाइंड कंफर्ट इन रिलीजियस इक्वालिटी, उनको लगता है कि शायद धार्मिक स्तर पर हम लोग बराबर हो सकते हैं। एज such as this abhanga, this is very popular to get today. The sugar cane may be crooked but its juice is not. शुगर केन ख़राब हो सकता है, इसका जूस नहीं। Why are you deceived by the way things look? तो जैसे दिखता है, हम उस चीज़ से धोखा क्यों करते हैं, उस चीज़ से धोखा क्यों खाते हैं। चोखा may be ill shape, जो चोखे मला है वो कह रहा है कि हम बुरे शेप के हो सकते हैं, बट नॉट हिज गॉड विट्ठल, लेकिन जो उनके गॉड विट्ठल हैं, भगवान तो एक ही है, हम जिस मर्जी कास्ट क्रीड के हों। स्वामी विवेकानंदा का जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, यू वुड कम टू नो, उन्होंने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जितने मर्जी रास्ते निकाल लो आप लोग, जिस मर्जी मोड ऑफ प्रेयर को ऑप्ट कर लो, जिस मर्जी मोड ऑफ वर्शिप को ऑप्ट कर लो, लेकिन लास्ट में सुप्रीम पावर है जिसके पास हमें जाना है। तो सर्वधर्म समभाव वॉज देयर। इसमें भी वही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भक्ति काल के जो पोइट थे उन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की। मीन्स कि उन्होंने क्या कहा कि जैसे मर्जी, चाहे अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, तो क्या है, भगवान तो हमारे सभी का एक ही है। वाई आर यू डिसीव्ड बाय द वे थिंग्स लुक। सो जो बाहर चीज़ें दिखती हैं उनसे धोखा नहीं खाना है, हमें इनर सोल को फॉलो करना है। बिटवीन चोखेमला एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न मूवमेंट, चोखेमला और मॉडर्न मूवमेंट की शुरुआत में, देयर इज़ नो लिटरेचर अदर देन रिमेंबर्ड लीजेंड्स एंड मिथ्स। तो कौन सा लिटरेचर है, लीजेंड्स हैं, स्टोरीज हैं और मिथ्स हैं, जो धार्मिक कहानियाँ हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द न्यू मूवमेंट, इस नई मूवमेंट का जो पहला डॉक्यूमेंट था, इज़ नॉट ओनली अ फुल ब्लोन इंडिक्टमेंट ऑफ कास्ट हायरार्की सैंक्शन बाय द स्क्रिप्चर्स। वो क्या है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों ने एक पैटर्न वाइज जो है वो समाज में एक जाति प्रथा का जो पैटर्न बनाया है वो है। तो जो इस डॉक्यूमेंट में था न्यू मूवमेंट में, तो इसमें इसको डिस्कस किया गया, ठीक है, फुली ब्लोन किया गया इसको। एंड ऑल्सो बियर्स विद इट अ पोइम ऑफ प्रोटेस्ट, और इसमें एक पोइम ऑफ प्रोटेस्ट भी लिखी गई जो बहुत ज़रूरी था उस वक्त लिखना। प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना बड़ा ज़रूरी था। जैसे आपने सुना होगा कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या था, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया गया। देन दे रिवोल्टेड, एक हद तक दे केप्ट क्वाइट, लेकिन उसके बाद एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति आई। द डोमिनेंट फिगर इन दिस अर्ली पीरियड वॉज गोपाल बाबा वालांकर, एक एक्स सोल्जर थे, गोपाल बाबा वालांकर वो डोमिनेंट फिगर थे। एंड अ माहर थे वो बाय कास्ट,
हु स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया। अब देखो एक्स सोल्जर थे, ही हैड मनी, स्टार्टेड न्यूज़पेपर, पब्लिकली चैलेंज्ड कास्ट हिंदूज अबाउट देयर ट्रीटमेंट ऑफ अनटचेबल्स। उसमें चैलेंज किया गया हिंदूज़ को कि जिस तरह का तुम अनटचेबल्स के साथ बिहेवियर करते हो, इज़ इट फाइन, एंड पिटिशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अलाउ द रिक्रूटमेंट ऑफ अनटचेबल्स इनटू द आर्मी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समन किया या उनको पिटिशन डाला कि अनटचेबल्स को आर्मी में रिक्रूट किया जाए। अ प्रैक्टिस विच हैड बीन स्टॉप्ड आफ्टर 1890 के बाद जो है इस प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया गया था। विद इन 10 years ऑफ वालांकर्स पिटिशन, अब किसी ने कोशिश की, उसके 10 साल के अंदर होल जनरेशन ऑफ लीडरशिप हैड स्प्रंग अप, बड़े सारे लोग जो हैं वो लीडर्स आगे आए। अर्जिंग दोज मराठास हु हैड लेफ्ट द विलेजेस फॉर वर्क इन मिल्स, उन मराठास को उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो मिल्स में काम करने चले गए थे, ऑन द रेल रोड्स पे काम कर रहे थे, डॉक्स पे काम कर रहे थे, टू एजुकेट देमसेल्स। एजुकेशन जो है बेसिक है हर चीज़ का, कभी भी कोई रिवोल्यूशन लाना है लोगों को एजुकेट करो तब रिवोल्यूशन आएगा। सो टू एजुकेट देमसेल्स एंड टू ऑर्गेनाइज टू गेन स्ट्रेंथ, और उन लोगों को क्या कहा गया, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड यू हैव टू गेन स्ट्रेंथ ऑल्सो। वाइल वलांकर एंड अदर अर्ली लीडर्स वर फ्रॉम बॉम्बे एंड पुणे एरियाज, जबकि वलांकर और जो दूसरे लीडर्स थे वो बॉम्बे और पुणे के एरियाज से थे। नागपुर ऑल्सो फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मूवमेंट, नागपुर से भी लोगों ने मूवमेंट में एसोसिएट होना शुरू किया। किसान फागो बांदोसे लेफ्ट अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, किशन फागो जो थे उन्होंने एक छोटी सी पोइट्री की वॉल्यूम लिखी अलॉन्ग विद हिज वर्क फॉर न्यूज़पेपर्स, लाइब्रेरीज एंड कॉन्फ्रेंसेस। अब जो उन्होंने पोइट्री का वॉल्यूम लिखा ऑब्वियस है वो दलित साहित्य था, उसमें उन्होंने क्या क्या किया, न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किया, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड शुरू करी। तो क्या हुआ, जिस तरह से आज़ादी के लिए हमें अवेयर किया गया, एजुकेट करके हम लोगों ने, जब हम एजुकेटेड हुए, जब हमने शिक्षा ग्रहण की, तब हमें पता लगा कि हम लोगों के साथ कहाँ गलत हो रहा था, अदरवाइज़ तो चल ही रहा था, आम आदमी को ज़्यादा लेना देना नहीं था। तो एजुकेशन जो है वो रूट कॉज है डेवलपमेंट के लिए। किसी भी फील्ड में रियल ग्रोथ, रियल डेवलपमेंट की बात करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अवेयर करोगे, कैसे करोगे, उनको एजुकेट करके। जब वो लिटरेचर पढ़ेंगे, अलग अलग जगह के बारे में जानेंगे, बात करेंगे, ओनली देन उनको ये पता चलेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। 20 years आफ्टर बांदोसे द इक्वली इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम पुणे, एक और लीडर जो थे वो शिवराम जनबा काम्बले बिगन देयर वर्क। A leader whose arose, who was much better educated, जो ज़्यादा एजुकेटेड थे एज ए लीडर, इवन मोर कैपेबल इन स्प्रेडिंग अ मॉडर्न मैसेज ऑफ इक्वालिटी, जो समानता का मैसेज अच्छी तरह से दे सकते थे। वन हु कुड स्प्रेड द मूवमेंट फॉर बियॉन्ड द महार कास्ट, और वो इस मूवमेंट या आंदोलन को महार कास्ट से बाहर ले गए। महार कास्ट के साथ महाराष्ट्र में शुरू हुआ, अलग अलग स्टेट्स में स्प्रेड हुआ, वहाँ से दूसरे कास्ट के लोगों ने उस चीज़ को जो है वो रिसीव करना शुरू किया। देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हम सभी फैमिलियर हैं नाम से। ही वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ वलांकर एंड टुक प्राइड इन द आर्मी बैकग्राउंड ऑफ वलांकर एंड हिज ओन फादर। वो क्या थे, वो वलांकर के रिलेटिव थे एंड ही फेल्ट प्राउड कि उनकी फैमिली में कोई आर्मी पर्सन था। सो ही बिकम अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ही वॉज नॉट ओनली फॉर मोर ओनली बाय फार द मोस्ट हाईली एजुकेटेड अनटचेबल इंडिया, वो अब तक सिर्फ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ही नहीं थे अनटचेबल्स इंडिया में। ही प्रॉबेबली हेल्ड मोर डिग्रीज दैन एनी ब्राह्मण इन महाराष्ट्र एरिया, महाराष्ट्र में किसी ब्राह्मण के पास उतनी डिग्रीज नहीं थी जितनी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास थी। ही रिप्रेजेंटेड ऑल द अनटचेबल्स कुड होप टू बी। ही रिमेन्ड आइडेंटिफाइड विद हिज पीपल, वो लोगों से जुड़े रहे, सारे अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करते रहे। ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कॉम्पिटेंट इन सिक्योरिंग राइट्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज इट बिगिंस टू डेमोक्रेटाइज इट्स पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर इन इंडिया। और जैसे जैसे जो है डेमोक्रेसी की तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो दलित्स के लिए राइट्स थे वो लेने शुरू कर दिए। और उनके एफर्ट्स की वजह से जो था, क्या था, जो हमने जूठन में पढ़ा ना कि वो ही वॉज एबल टू गेट हिज एजुकेशन, वो स्कूल एजुकेशन ले पाए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, इट वॉज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर. So rest of the chapter we will continue in the next lecture. So good day.